ब्रुकलिन में एक ऐसा बार है जो कभी कभी एक खास रात के लिए ड्रॉप बार बन जाता है। शहर भर का गंदा पैसा यहाँ आता जाता है। अनजान लोग बैग में पैसा लाते हैं और सुबह तक सब गायब हो जाता है। बार का मालिक भी नहीं जानता कि कब उसकी बारी आएगी। इसी बार में मिलता है बॉब, एक शांत सा बारटेंडर जिसकी आंखों में थकान है और एक पुराना राज छुपा है। बार कागजों पर उसके कजिन मार्व का है, जिसने 10 साल पहले ये बार चेचन माफिया को गंवा दिया था। असल में असली मालिक चेचन माफिया ही है, जो इसे बारी बारी से ड्रॉप बार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ पुराने रेगुलर्स एक शाम अपने गुजरे दोस्त रिची वेलन के नाम पर टोस्ट करते हैं, जो 10 साल पहले गायब हो गया था और माना जाता है कि उसका मर्डर हुआ था। बॉब उन्हें एक राउंड फ्री में दे देता है, जो मार्व को पसंद नहीं आता। वो कहता है ये बिजनेस है, चैरिटी नहीं। बॉब चुपचाप डांट सुन लेता है। वो एक धार्मिक कैथोलिक है, हर इतवार चर्च जाता है। फिर भी कुछ है जो वो चर्च से भी छुपाता है। एक रात घर लौटते वक्त बॉब को कूड़ेदान से किसी पिल्ले की आवाज सुनाई देती है। अंदर देखता है तो एक बुरी तरह पीटा हुआ पिटबुल पप्पी मिलता है, लगभग मरा हुआ। घर की मालकिन नादिया बाहर आकर उसे रोकती है। एक अजनबी को अपने कूड़े में देखकर शक होता है। आईडी चेक करने के बाद दोनों मिलकर पप्पी की मरहम पट्टी करते हैं। बॉब को नादिया की गर्दन पर चोट के निशान दिखते हैं, पर वो कुछ नहीं पूछता। वो पहले एनिमल शेल्टर में काम करती थी और दोनों तय करते हैं कि पप्पी वहाँ वापस नहीं जाएगा। बॉब उसे कुछ दिन पप्पी रखने के लिए मना लेता है। इधर दो भाई मार्व के बार को लूटने का प्लान बना रहे हैं। बड़ा भाई कॉन्फिडेंट है, छोटा भाई नशे का आदी और डरा हुआ है, फिर भी मान जाता है। उस रात बंद होने से पहले नकाबपोश लोग बार में घुसकर मार्व को बंदूक की नोक पर पूरा पैसा निकलवाते हैं। बॉब देखता है कि एक लुटेरे की घड़ी टूटी हुई है, ठीक 6:15 पर रुकी है। लूट के बाद बार का एक वर्कर पीट पीट कर मारा हुआ मिलता है। डिटेक्टिव टॉरिस जांच करने आता है, जो सालों से बॉब के साथ उसी चर्च में जाता है, पर कभी बात नहीं की। बॉब टूटी घड़ी के बारे में बताता है, पर बाकी सब छुपा जाता है। टॉरिस को ये भी अजीब लगता है कि बॉब कभी होली कम्युनियन नहीं लेता। बॉब बात टाल देता है, अंदर ही अंदर शर्मिंदा होकर, क्योंकि वो पुराना राज कभी कबूल नहीं करना चाहता। मार्व को गुस्सा आता है कि बॉब ने पुलिस को कुछ बताया। बॉब पप्पी लेने वापस आता है और नादिया उसके साथ पेट शॉप जाती है, बाउल, पट्टा और एक गाइड बुक खरीदने। बॉब उसका नाम माइक रखना चाहता है, पर नादिया जिद करती है रॉको, क्योंकि बॉब के ही चर्च में सेंट रॉको की मूर्ति है, जो कुत्तों के संरक्षक माने जाते हैं। नाम रॉको ही तय होता है। हालांकि बॉब चुपके से उसे माइक ही बुलाता रहता है। दूर से एक खतरनाक शख्स एरिक डीड्स उन्हें देख रहा होता है। कुछ दिनों बाद चेचन बॉस चोवका मिलने आता है। उसने एक लुटेरे को पकड़ लिया है, बुरी तरह टॉर्चर किया हुआ, और पूछता है कि क्या वो उसे पहचानते हैं। दोनों मना कर देते हैं। चोवका मार्व को हुक्म देता है कि चोरी का पैसा वापस लाए, जो मार्व को डरा देता है, क्योंकि इतनी आसानी से पैसा मिलना शक पैदा कर देगा। टॉरिस को पता चलता है कि मार्व ने 10 साल पहले अपना बार चेचन माफिया के मुखिया को गंवाया था। वो एक कलीग से पूछता है कि क्या इस फैमिली को पकड़ने की कोशिश हुई, पर वो कहती है कि वो बहुत ताकतवर हैं। बॉब अब रॉको को फुल टाइम पालता है। डॉग पार्क में नादिया, जिसकी वेट्रेस की नौकरी छूट गई है, कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए रॉको को संभालने का ऑफर देती है। बॉब मान जाता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके जाते ही एरिक आकर कुत्ते के बारे में अजीब सी जान पहचान से बात करता है। बॉब डर कर रॉको को लेकर तुरंत चला जाता है। उधर मार्व अपनी बहन डॉटी के साथ रहता है और ब्रेन डेड पिता की देखभाल करता है। डॉटी उन्हें जाने देना चाहती है, पर मार्व मना कर देता है। बाद में मार्व फिट्ज से मिलकर कबूल करता है कि पूरी लूट उसी ने प्लान की थी, और गुस्से में है क्योंकि पुलिस भी शामिल हो गई। वो चाहता है कि उनका बार फिर से ड्रॉप बार बने, इस बार साफ सुथरा काम हो। रास्ते में एक अजीब अजनबी मार्व से हॉस्पिटल का पता पूछता है, जो उसे असहज कर देता है। घर पर एरिक बिना बुलाए घुस आता है और दावा करता है कि रॉको उसका है, क्योंकि उसमें एक चिप लगी है जो मालिकाना हक साबित करती है। बॉब इनकार करता है, पर एरिक धमकी देता है कि बात बिगड़ सकती है, और जाते जाते उसकी छतरी उठा ले जाता है। बॉब और नादिया की नजदीकियां बढ़ती हैं। कॉफी पीते हुए वो अपनी गर्दन के निशानों के बारे में बताती है, एक मुश्किल दौर में किया गया सुसाइड अटेम्प्ट, जिससे वो बच गई और नई जिंदगी बना रही है। बॉब उसे जज नहीं करता, बस सुनता है। मार्व बॉब को बताता है कि अजनबी वाली बात उसे परेशान कर रही है। उसे जान का खतरा लगता है। फिर बॉब को कूड़े में कुछ भयानक मिलता है,
खून से लथपथ चोरी का पैसा, एक लुटेरे का कटा हाथ और उसकी टूटी घड़ी। बिना हिचके बॉब उस हाथ को माहिर तरीके से लपेट देता है, जो मार्व को हैरान करता है। इसी दौरान एरिक अचानक बार में घुस आता है। मार्व को झटका लगता है कि बॉब और एरिक एक दूसरे को जानते हैं और भी डर जाता है जब पता चलता है कि एरिक को ही रिची व्हेलन का असली कातिल माना जाता है। बेफिक्र बॉब चुपचाप वो हाथ नदी में फेंक देता है और टॉरेस के पूछने पर एरिक को जानने से इनकार कर देता है। चेचन माफिया अपना पैसा वापस ले लेती है और बताती है कि सुपर बाउल की रात उनका बार ही ड्रॉप बार बनेगा। एरिक फिर बॉब से मिलकर पूछता है कि क्या नादिया ने फिर खुद को चोट पहुंचाई। घबराकर बॉब सीधे नादिया से पूछता है कि वो एरिक को कैसे जानती है और वो भागकर वहां से निकल जाती है। मार्व अपने प्लान पर आगे बढ़ते हुए फिर फिट्ज से मिलता है, पर फिट्ज अपने भाई को खोने के बाद डरा हुआ है और कोई नया काम नहीं करना चाहता, बस जिंदा रहना चाहता है। एक तनाव भरी कार राइड के दौरान मार्व उसे गाड़ी से कुचलकर मार डालता है ताकि लूट से जुड़ा आखिरी सुराग भी खत्म हो जाए। नादिया बॉब को बताती है वो और एरिक पहले साथ थे, जो प्यारा शुरू होकर डरावना हो गया। तब तक वो निकल भागी। वो ये भी बताती है कि सब मानते हैं रिची व्हेलन का कातिल एरिक ही है। इधर मार्व एरिक से मिलकर उसे भरोसे में लेता है। असल में एरिक की जगह फिट्ज को सुपर बाउल की डकैती में लाने की चाल चल रहा है। डिटेक्टिव टॉरेस एरिक की मानसिक स्वास्थ्य फाइल में कुछ ऐसा पाता है जो उसे चौंका देता है। घर पर बॉब को रॉको सही सलामत क्रेट में मिलता है, पर उसकी चोरी हुई छतरी वहीं रखी है, साफ इशारा कि एरिक घर में घुसा था। बॉब एरिक का सामना करता है और कुत्ता वापस देने से इनकार कर देता है तो एरिक $10,000 मांगता है। बॉब कहता है कि इतने पैसे नहीं हैं, तो एरिक धमकी देता है कि रॉको को भूखा रखेगा और अगर वो खाने के लिए रोया तो उसका सिर पत्थर से कुचल देगा। बॉब गुस्से से चुप रह जाता है। मार्व बॉब को बताता है कि वो सुपर बाउल की रात बार पर नहीं होगा, सब संभला हुआ है कहता है। बॉब को शक होता है। मार्व सालों की बेइज्जती से टूटा हुआ एक छोटी सी बात पर भड़क जाता है। उस रात बॉब बेसमेंट में $10,000 और एक पिस्तौल रॉको के साथ छुपा देता है। उधर एरिक जबरदस्ती नादिया को बार आने पर मजबूर करता है। वो मान जाती है और जब दोनों साथ पहुंचते हैं तो बॉब को गहरा धक्का लगता है। रात भर ड्रॉप चलता रहता है। आखिर में सिर्फ बॉब, नादिया और एरिक रह जाते हैं। एरिक सिगरेट पीने जाता है और नादिया को मौका मिलता है बॉब को चेताने का कि एरिक वापस आते ही उसे गोली मारेगा। जब एरिक लौटता है, बॉब उसे कुत्ते के बदले पैसे ऑफर करता है, पर एरिक कहता है उसे तिजोरी वाला पैसा चाहिए। शांति से बॉब उसे रिची व्हेलन की असली कहानी सुनाता है, कैसे मार्व, जो कभी सूदखोर था, को रिची ने कैसीनो जीत के बाद कुछ पैसा वापस किया, पर पूरा कर्जा नहीं चुकाया। किसी को पता न चले इसीलिए बॉब ने ही रिची को ढूंढकर मार दिया था। फिर बॉब पूछता है कि अगर रिची को असल में उसी ने मारा तो एरिक इतने सालों से क्रेडिट कैसे ले रहा था। जवाब मिलने से पहले ही बॉब उसे भी गोली मार देता है। वो घबराई नादिया से कहता है कि वो अब आजाद है और उसे भरोसा है वो किसी को नहीं बताएगी। वो डर के मारे भाग जाती है। चेचन माफिया आकर चुपचाप लाश ठिकाने लगा देती है और बॉब के काम से खुश होकर मुखिया उसे बार चलाने की जिम्मेदारी देकर बार का नाम भी उसी के नाम पर रख देता है। बॉब कहता है वो तो बस एक बार टेंडर है, पर उसे साफ बता दिया जाता है अब वही नया मार्व है। बाहर मार्व वही अजनबी अपनी गाड़ी की तरफ आते देखता है और समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। कुछ ही पलों में उसे गोली मार दी जाती है। टॉरेस मार्व की मौत और एरिक के गायब होने की जांच करने आता है, पर बॉब को कोई हैरानी नहीं होती। ये भी पता चलता है कि एरिक रिची व्हेलन को मार ही नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त वो मेंटल क्लिनिक में बंद था। टॉरेस पास आकर धीरे से कहता है कि उसे यकीन है किसी ने बॉब को आते नहीं देखा। उसे भरोसा है दोनों मौतों के पीछे बॉब ही है, पर उसके पास सबूत नहीं है और वो चेचन माफिया से पंगा भी नहीं लेना चाहता। आखिरी सीन में बॉब रॉको को लेकर नादिया से मिलने जाता है। वो उस रात के लिए माफी मांगता है, कबूल करता है कि अपने पुराने रूप से शर्मिंदा है, पर समझाता है कि एरिक जैसे लोग तब तक नहीं रुकते जब तक कोई उन्हें रोक न दे। वो पूछता है क्या वो साथ में और वक्त बिता सकते हैं। नादिया डरती भी है और फिर भी खींची चली जाती है।
थोड़ी देर चुप रहकर वो मान जाती है, जैकेट उठाकर उसके साथ चल पड़ती है।